So today is 12/10/2021. So first isomorphism theorem for ring. What is this theorem? Says let phi from R to S, where R and S are ring. So phi is a ring homomorphism from the ring R to the ring S. Then the map alpha from R upon kernel phi to phi R, which is defined as alpha of R plus kernel phi is equal to phi R. This is an isomorphism. ये जो मैप है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है. ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं. बहुत सारी चीजें प्रूफ से क्लियर होंगी. Let us prove. So what is given? So let me write it again. Suppose phi from R to S is a ring homomorphism kernel of phi is defined as those R in R such that phi of R is equal to 0. ठीक है. Then kernel of phi is an ideal of R. ये क्या हो गया? R का एक आइडियल हो गया. So define a map phi. So phi is we have used. Define a map alpha from R upon kernel phi. हम लोग फैक्टर रिंग पढ़े हैं, तो R अपॉन कर्नल फाई ये क्या हो गया? फैक्टर रिंग हो गया. से हम लोग एक मैप डिफाइन कर रहे हैं फाई ऑफ एस में एस अल्फा ऑफ R प्लस कर्नल फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ R. फाई ऑफ R कहाँ का एलिमेंट होगा? फाई ऑफ एस का एलिमेंट होगा. ठीक. So the first thing is that we will claim that अल्फा इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब हो गया हम लोग चेक करेंगे कि ये एक मैप है. जब भी मैप हम लोग कोसेट से डिफाइन करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक एक कोसेट को लिखने के कई तरीके होते हैं, तो मैप की इमेज चेंज नहीं होनी चाहिए. सो सपोज सो लेट अस प्रूव दिस क्लेम. प्रूफ ऑफ दिस क्लेम. प्रूफ ऑफ क्लेम. सपोज एक कोसेट को हम लोग दो तरीके से लिख रहे हैं. सपोज करिए कि R1 प्लस कर्नल फाई इज इक्वल टू R2 प्लस कर्नल फाई. ठीक है, एक कोसेट को लिखने के दो तरीके हैं. हमको दिखाना है कि अल्फा अगर हम दोनों पे अप्लाई करेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए, यानी फाई R1 और फाई R2 इक्वल आना चाहिए. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज R1 बिलोंग्स टू R1 प्लस कर्नल फाई which is equal to R2 plus kernel phi. इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग R1 को लिख सकते हैं R2 plus some element of kernel phi. Let me call it K, where K belongs to kernel phi. चलिए अब हम लोग देखते हैं. नाउ इस पे phi लगाते हैं. Phi of R1, because phi is a ring homomorphism, so this is this thing, and ring homomorphism की properties इसको लिख सकते हैं phi of R2 plus phi of K. But K की इमेज क्या है? 0 है, क्योंकि K कर्नल का एलिमेंट है. So this is phi of R2 plus 0. So this is phi of R2. This proves the claim. This proves the claim. तो हमने ये दिखा दिया कि ये मैप क्या है. ये मैप, ये जो अल्फा हमने डिफाइन किया है, ये एक्चुअल में एक मैप है. वेल डिफाइन करने का मतलब ये एक्चुअल में एक मैप है. अनदर क्लेम, अल्फा इज रिंग होमोमॉर्फिज्म. अब हम दिखाएंगे कि अल्फा जो है एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है.
ठीक है, सो प्रूफ ऑफ द क्लेम। रिंग होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमको दो एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। टेक R1 प्लस कर्नल फाई कॉमा R2 प्लस कर्नल फाई। कहाँ पे लेंगे एलिमेंट हम लोग? R अपॉन कर्नल फाई में लेंगे। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग को क्या दिखाना होगा? अल्फा ऑफ R1 प्लस कर्नल फाई प्लस R2 प्लस कर्नल फाई, इसकी इमेज देखना है हमको। तो R1 प्लस कर्नल फाई एक एलिमेंट है और उसमें ऐड किया हमने R2 प्लस कर्नल फाई दूसरा एलिमेंट। बाय द डेफिनेशन ऑफ एडिशन इन R बाई कर्नल फाई वी कैन राइट इट एज R1 प्लस R2 प्लस कर्नल फाई। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा, ये एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट रिंग का एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने कर्नल फाई के साथ ऐड किया है। तो अल्फा की डेफिनेशन क्या है? अगर हम इस तरह से अल्फा अप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है फाई ऑफ R1 प्लस R2, जो रिंग का एलिमेंट है उसके ऊपर फाई लग जाता है। ठीक है, लेकिन फाई क्या है? फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई R1 प्लस फाई R2। ओके, and now what is phi R1? Phi R1 can be written as alpha of R1 plus kernel phi and plus alpha of R2 plus kernel phi। ठीक है, तो हम लोग ने एक कंडीशन दिखा दी रिंग होमोमॉर्फिज्म की, अब दूसरी कंडीशन दिखाते हैं। नाउ अल्फा ऑफ R1 plus kernel phi into R1 into R2 plus kernel phi। अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फा की डिफिनीशन लगाएंगे, सो इट इज फाई ऑफ R1 into R2। फाई ऑफ R1 into R2 का मतलब हो गया फाई R1 into फाई R2। फाई R1 written as alpha of R1 plus kernel phi and alpha of R2 plus kernel phi। So hence alpha is ring homomorphism। अल्फा एक रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है? अल्फा को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। सो नाउ लेट मी क्लेम अल्फा इज 1 1। हमको अल्फा को 1 1 और ऑन टू दिखाना है। सो माय नेक्स्ट क्लेम इज अल्फा इज 1 1। सो लेट अस प्रूव दिस क्लेम। प्रूफ ऑफ क्लेम। वन वन कैसे हम लोग दिखाते हैं किसी मैप को? हम लोग दो एलिमेंट की इमेज बराबर ले लेते हैं और हम लोग दिखाएंगे कि दोनों एलिमेंट बराबर होगा। सपोज अल्फा ऑफ R1 प्लस कर्नल फाई is equal to alpha of R1 R2 plus kernel phi, where R1 R2 belongs to the ring R। Now if these two are equal, then this implies that phi of R1 is equal to phi of R2। हमको क्या दिखाना है? R1 प्लस कर्नल फाई जो है वो R2 प्लस कर्नल फाई के बराबर है। तो फाई ऑफ R1 इज इक्वल टू फाई ऑफ R2, इसका मतलब हो गया फाई ऑफ R1 माइनस फाई ऑफ R2, ये 0 आ गया। एंड नाउ वी नो बिकॉज फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, सो R1 माइनस R2 क्या हो गया? वो 0 आ गया। किसी एलिमेंट की इमेज अगर 0 पे जाती है तो इसका मतलब वो एलिमेंट कहाँ होता है? कर्नल में होता है। सो R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू कर्नल फाई। और हमको पता है कि अगर R1 माइनस R2 कर्नल फाई में है तो R1 माइनस R2 का जो कोसेट है वो कर्नल फाई के बराबर आएगा। सो R1 माइनस R2 प्लस कर्नल फाई is equal to kernel phi, and now by definition of coset it can be written as R1 plus kernel phi is equal to R2 plus kernel phi। So this proof the claim।
सो हमने क्या लिया, हमने दो एलिमेंट लिया और उसकी इमेज बराबर आ रही है, तो हमने दिखा दिया कि दोनों एलिमेंट बराबर हैं. सो दिस मैप अल्फा इज 1 1. नाउ नेक्स्ट क्लेम इज अल्फा इज ऑन. Alpha is on. So take onto कैसे दिखाते हैं किसी मैप को, हमारे पास अल्फा जो है वो R बाई कर्नल फाई से मैप है और कहाँ पे फाई ऑफ एस में मैप. ऑनटू दिखाने का मतलब कि फाई और एस का कोई एलिमेंट लें, फाई ऑफ एस का कोई एलिमेंट लें तो उसकी एक इमेज मिल जाए. सो टेक फाई एस इन फाई ऑफ आर, फाई ऑफ आर. सो टेक फाई एस इन फाई ऑफ आर. Then by definition of alpha, phi of s is equal to alpha of s plus kernel phi. इसका मतलब क्या हो गया, हर एलिमेंट का एक प्री इमेज मिल गया. Hence alpha is on. So this proves the theorem. This proves the theorem. यानी थ्योरम में क्या कहा गया कि अल्फा 1 1 है, ऑन 2 है और होमोमॉर्फिज्म है. ये तीनों चीज हमने दिखा दी. तो इसका मतलब अल्फा एक आइसोमॉर्फिज्म हो गई. सो इसका मतलब आर बाई कर्नल फाई ऑन टू वाला बता दें. अच्छा ठीक है. तो अल्फा जो मैप है, अल्फा मैप जो है, लेट मी चेंज इट टू अल्फा. ठीक है. अब देखो फाई ऑफ आर का जो एलिमेंट है, ये जो फाई ऑफ आर का एलिमेंट है वो कैसा दिखेगा. इससे सारे एलिमेंट दिखेंगे फाई टाइप के सच दैट आर बिलोंग्स टू आर. हमको जानना है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट आर बाई कर्नल फाई में ऐसा होगा कि उस एलिमेंट की इमेज निकालने पे वो एलिमेंट आ जाए. सो टेक फाई आर इन फाई आर. तो एलिमेंट इसमें ले लिया हमने. फिर अल्फा की डेफिनेशन देखो. अल्फा डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि अगर हम अल्फा ऑफ आर प्लस कर्नल फाई निकालेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा इट इज फाई आर. इसका मतलब कोई भी फाई आर एलिमेंट चूज करें रेंज में, उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी वो इमेज होगा. ठीक है. कोई फाई आर एलिमेंट के इज इक्वल टू के बार. के बार का मतलब हो गया कि के में हम एम से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते हैं. तो ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, जेड एम का हो जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैप रिंग होमोमॉर्फिज्म है. तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या ये मैप रिंग होमोमॉर्फिज्म है. तो रिंग होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हम लोग दो एलिमेंट यूज कर सकते हैं जेड में, k1 एंड k. सो टेक k1
comma k2 in Z. ठीक, then what is phi of k1 plus k2? This is k1 plus k2 बार, लेकिन बार का हम लोग जानते हैं ऑपरेशन, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं k1 बार प्लस k2 बार में, और k1 बार को हम लोग लिख सकते हैं phi of k1 एंड k2 बार को हम लोग लिख सकते हैं phi of k2. सो रिंग होमोमॉर्फिज्म की पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. अब दूसरी देखिए, phi of k1 k2 कितना आएगा? k1 k2. दिस इज k1 k2 whole bar. So this is k1 bar and k2 bar, and this can be written as phi of k1 and phi of k2. ठीक है, सो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. सो इट इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म. सो ये पूरा मिला के क्या हो गया? दिस इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म. रिंग होमोमॉर्फिज्म. ठीक, अब देखो, टेक एनी एलिमेंट, टेक एनी एलिमेंट इन जेडएम. सो जेडएम का कोई एलिमेंट कैसा दिखेगा? एक्स बार टाइप का दिखेगा. जेडएम में हमने ले लिया. देन this x bar is nothing but phi of x. x क्या है? कोई इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर लिया 0 से लेके m के बीच में, तो उसे x बार लिया. तो phi of x क्या होगा? x बार आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया? हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट प्री इमेज के फॉर्म में मिल रहा है. x बार का प्री इमेज क्या हो गया? x हो गया. So phi is onto, phi is onto. ठीक है, phi एक onto मैपिंग. अब चलिए इसका कर्नल देखते हैं. So what is kernel phi? Kernel phi क्या आएगा? Those k in Z such that phi of k is equal to 0 bar. ठीक है, क्या डेफिनेशन है? Those k in Z such that k bar is equal to 0. k bar is equal to 0 का मतलब k को जब हम m से डिवाइड करते हैं तो 0 आ रहा है. सो दिस इज those k in Z such that m divides k. इसका मतलब क्या हो गया? लेट मी राइट इट इक्वल. इसका मतलब ये हो गया कि k को हम लोग m टाइम्स समथिंग लिख सकते हैं, mz such that z belongs to z. इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट mz. सो द कर्नल ऑफ phi इज mz. ठीक है, फिर से देखिए, phi हमने एक मैप डिफाइन किया z से zm में. ये मैप ऑनटू था. तो बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो अभी हमने ऊपर किया, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, z upon kernel of phi is isomorphic to zm. क्योंकि मैप ऑनटू था तो phi of z क्या हो गया? zm के बराबर हो गया. कर्नल की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे. दिस implies z upon mz is isomorphic to zm. यानी अगर हम z रिंग को mz रिंग से क्वोशिएंट करेंगे तो zm रिंग के आइसोमॉर्फिक आएगी. क्या ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, please ask. बताइए. If you have any confusion at any point, then please ask. Okay, if there is no confusion, then it's okay. Let me continue. चलिए कुछ प्रॉब्लम से समझते हैं चीजों को. प्रॉब्लम, define
map phi from Z5 to Z30 given by phi of x is equal to 6x. So the question is phi a ring homomorphism? क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं? चलिए इसको जल्दी से चेक करें आप लोग. कैसे चेक करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म है या नहीं? Z5 के अंदर दो एलिमेंट लीजिए, x और y ले लीजिए, फाई ऑफ x प्लस y निकालिए. ठीक है, फाई ऑफ x प्लस y निकालिए और देखिए कि वो वैल्यू फाई x प्लस फाई y के बराबर आ रही है या नहीं. और चेक करने के लिए जो डेफिनेशन दी हुई है फाई x इज इक्वल टू 6x, इसका यूज करिए. यस प्लीज बताइए, कोई दिक्कत कर रहे हैं आप लोग? प्लीज ट्राई टू डू. यस सर, रिंग होमोमॉर्फिज्म आ रहा है सर. यस सर. Yes, it is ring homomorphism. तो चलिए एक बार नोट करते हैं. Take two elements x y in Z5. तो हम क्या देखना है? फाई ऑफ x प्लस y निकालना है. बाय डेफिनेशन ऑफ फाई इट विल बी 6x प्लस y. अब रिंग की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डेफिनेशन को यूज करते हुए इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x प्लस 6y. Now what is 6x? 6x can be written as phi of x plus phi of y. Oh, so it satisfies first condition. Now let us see what is phi of x into y. So this is 6x. अब ये यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. तो चलिए दूसरा कंडीशन निकालते हैं. फाई एक्स और फाई वाई दोनों बराबर आना चाहिए, तो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं. So this is 6x into 6y and this can be written as 6 into 6x into y because the ring is commutative as you can see. So now 6 into 6 is 36 x into y, but you know 36 मतलब 36 बार और जब 30 पे हम लोग हैं तो इसको हम लोग फिर से 6 लिख सकते हैं, 6x into y. And as you can see both are equal. So phi of x phi is equal to phi x into phi y. Hence this phi is a ring homomorphism. Proof. Hence phi is ring homomorphism. तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह से. अब हम लोग डिफाइन करते हैं Z10 से Z10 में. Define phi from Z10 to Z10 as phi of x is equal to 2x. जैसे अभी चेक किया, हमको जल्दी से बताइए क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है? जैसे ऊपर किया वैसे इसको करिए. सर ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं आ रहा है. Are you able to see my shared screen? Yes sir.
तो इससे पहले वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, हमने कर लिया था। आइडेम्पोटेंट की जो बात हमने आपको बताई वो भी आप लोग यस सर। सुन चुके हैं, ठीक। तो हमने ये देखा कि वन की इमेज आइडेम्पोटेंट में जरूर जानी चाहिए अगर हमको रिंग होमोमॉर्फिज्म बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखें हम, क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन ऑल रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z6 टू Z6। Z6 क्या है, एक रिंग है, और Z6 से Z6 हमको एक रिंग होमोमॉर्फिज्म, सारी रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सपोज 5 from Z6 to Z6 is a ring homomorphism. मान लीजिए कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या होगा, देन 5 of 1 into 1 will be 5 of 1, because 1 into 1 क्या होता है, 1 होता है। So 5 1 into 5 1 5 1 आएगा। So this implies 5 1 square is equal to 5 1. This implies 5 1 is idempotent element of Z6। अब चलिए Z6 देखते हैं इसमें कौन कौन से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हैं। तो 1 की इमेज उन्हीं पे जा सकती है, ठीक। तो Z6 के एलिमेंट लिखते हैं। Z6 के एलिमेंट हैं 0 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप चाहें तो बिना बार के भी लिख सकते हैं। 0 का स्क्वायर 0, so this is idempotent element। 1 का स्क्वायर 1, so this is also idempotent element। 2 का स्क्वायर 4, this is not idempotent element। 3 का स्क्वायर 9, और 9 किसके बराबर हुआ, बोले तो Z6 में 9 का मतलब 3 के बराबर हुआ। So this is 3, so this is also idempotent element। 4 स्क्वायर 16, 16 का मतलब कितना हो गया इन Z6, 4 बार। 4 हो गया, ठीक। तो ये भी आइडेम्पोटेंट हो गया। एंड व्हाट अबाउट 5 स्क्वायर यानी 25, 25 कितना हुआ, 1 बार। 1 बार। सो यहाँ पे कितने आइडेम्पोटेंट है, 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। सो possibility for 5 1 is equal to 0 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इनमें से कोई डिफाइन कर देते हैं। सपोज 5 1 is 3 बार, तो अगर हम 5 1 को 3 बार डिफाइन कर देंगे तो 5 2 क्या होगा, 5 2 होगा 5 1 + 1, यानी 2 टाइम्स, यानी 5 1 + 5 1 यानी 3 + 3। सो यू मे राइट इट एज 2 टाइम्स 3 बार। इसी तरह से 5 3 निकालेंगे तो 3 टाइम्स 3 बार आएगा। इसका मतलब 5x की इमेज क्या आएगी, x टाइम्स 3 बार, या आप कह सकते हैं 3x आ जाएगी, या 3x बार कह सकते हैं। अगर हम बार हटा दें तो 3x सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैपिंग क्या हो गई, 3x हो गई। और आप देख सकते हैं क्योंकि 3 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो एडिशन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम 2 एलिमेंट ले लें x + y, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 3x + y is equal to 3x + 3y and this is equal to 5x + 5y। तो एडिशन वाला प्रूफ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैपिंग है जिससे 5x is equal to 3x है। दिक्कत कहाँ आती है, मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करने में। So this is 3xy, but 3 is equal to 3 square, so you may write it as 9xy, and 9xy can be written as 3x into 3x।
सो दिस इज 5x into 5y. सो क्या हो गया, 5 इज रिंग होमोमॉर्फिज्म. इसी तरह से 5 अगर हम 4 पे भेज देंगे तो मैपिंग क्या बनेगी, 5 of x is equal to 4x. इसी तरह 5 को अगर हम 1 पे भेजेंगे तो मैपिंग क्या बनेगी, 5x is equal to x. और इसी तरह से 5 को अगर हम 0 पे भेजेंगे 5 को तो मैपिंग बनेगी 5x is equal to 0. So you have 4 mappings. You have 4 idempotent elements and you have 4 ring homomorphism. So Z6 to Z6 has 4 ring homomorphism. समझ में आ गई बात? Is it okay? सर जितना आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा उतना ही होगा. हाँ, जितना हमारा यहाँ पे ये निलपोटेंट एलिमेंट मिल रहे हैं, हेलो. आइडेंपोटेंट एलिमेंट मिल रहे हैं, उतनी ही मैपिंग मिलेगी. ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं. Find all ring homomorphism from Z to Z. Solution. Again same thing, suppose phi is a ring homomorphism. From Z to Z. मान लीजिए ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है. Then phi of 1 which can be written as phi of 1 into 1. This is phi 1 square. So it is an idempotent element. ठीक है, अब चलिए देखते हैं Z के अंदर idempotent elements क्या हैं. So take A in Z such that A square is equal to A. Then हमको पता है Z क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है. So this implies A square minus A is equal to 0. This implies A square minus A into 1 is 0. This implies you may take A common. A minus 1 is equal to 0. And because Z is an integral domain, so you may write it as either A is equal to 0 or A minus 1 is equal to 0. So this you may write as either A is equal to 0 or A is equal to 1. तो ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले दो ही एलिमेंट हैं, 0 और 1. कितनी रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगी, 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगी. एक होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन होगी, इसको अगर हम phi1 कहें Z से Z में, तो एक डिफाइंड होगी phi1 of x is equal to 0 for all x. यानी इसको बोलेंगे हम लोग 0 रिंग होमोमॉर्फिज्म. ये क्या हो गया, 0 रिंग होमोमॉर्फिज्म. 0 रिंग होमोमॉर्फिज्म, एवरीथिंग इज गोइंग टू 0. और दूसरी मैप क्या होगी, phi2 होगी Z से Z में. और ये कैसे डिफाइंड होगी, phi2 of x is equal to x. 1 की इमेज 1 पे जा रही है, 2 की इमेज 2 पे जाएगी, 3 की इमेज 3 पे जाएगी, एंड सो ऑन फॉर ऑल x in Z. तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैपिंग हो गई, आइडेंटिटी रिंग होमोमॉर्फिज्म. तो दो ही तरह की रिंग होमोमॉर्फिज्म मिल रही है. एक रिंग होमोमॉर्फिज्म मिल रही है 0 और एक आइडेंटिटी. ठीक है.